अच्छा सर, लास्ट क्लास तक हमने ये देख लिया था कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा किसी ऐसे इदारे का जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहा है, अब वेदर ये भी हो सकता है कि भाई उसने अपना पेरोल आउटसोर्स किया हुआ हो, उसकी कैलकुलेशन, उसकी प्रोसेसिंग, एवरीथिंग, उसकी एंट्रीज वगैरह सब वही बनाता हो, और हम खाली एक एंट्री यहाँ पे अपने पास क्लब कर लेते हो। या तो हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आउटसोर्स कर लिया हो बनाने के लिए। तो अब इस केस के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, क्योंकि वो कहता है कि भाई जब आप एंटिटी के अंदर एंटर होते हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को, इन्वायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, ताकि आपको पता लगे कि अगर इंटरनल कंट्रोल में किसी एरिया में मसला है तो वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है। तो अब लेट से मैं आपको कहूँ कि भाई एक इदारा है जिसने अपना पेरोल आउटसोर्स किया हुआ है। पेरोल का मतलब है उसकी प्रोसेसिंग भी, उसकी रिकॉर्डिंग भी। तो मुझे आप एक बात बताओ, मुझे अंडरस्टैंडिंग तो लेनी होगी ना कि उसने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं। कि वो अगर प्रोसेसिंग कर रहा है, पूरी कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसने कौन से कंट्रोल लगाए, अगर नहीं लगाए हुए अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स नहीं, तो दैट मीन्स कि भाई वहाँ पे रिस्क मेरा ज़्यादा है। यानी मेरे एफएस के अंदर मेरे पास मेरे सैलरी एक्सपेंस में, सैलरी पेबल में मसला हो सकता है क्योंकि कंट्रोल्स नहीं होंगे। तो इसलिए वो कहता है आप समझो। फिर कहता है समझने के तरीके थे कि आप या तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले लें, जो कि कौन देगा, उस कंपनी का ऑडिटर जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मैं कहूंगा सर्विस ऑडिटर। अब टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या थी, कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट, मैंने एक सरसरी तौर पे आपको बताया था। आज अभी इसको डिटेल में सीखते हैं। अच्छा भाई, या तो आप क्या करें, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लें, उससे अंडरस्टैंडिंग ले लें कि क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर देगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर। पहली चीज। या तो आप क्या करेंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करेंगे, किसको कह के, यूजर एंटिटी को कह के जिसका तुम ऑडिट करने गए हो। या तो विजिट कर लेंगे, या तो किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और बोलेंगे भाई मुझे ये चीज़ें पूछ के बता। ये तरीका एक था आपके पास। पर अगर मैं कह रहा हूँ आप अंडरस्टैंडिंग देखो, अभी काम नहीं शुरू हुआ, अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स जो कि लगाए हैं किसने, सामने वाली एंटिटी है जो यूजर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट यूज कर रहे हैं उसको समझने के लिए, तो पहले ये समझ लें कि टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है। एग्जाम्पल, टाइप 1 रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो सर ये है हमारा सर्विस ऑडिटर। सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सर ये हमारा है सर्विस ऑडिटर। सही है जी। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई अगर पेरोल आउटसोर्स हुआ था, किसको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये रिपोर्ट में लिख के देगा कि भाई किसी कंट्रोल को लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था और वो कंट्रोल क्या है। इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ, फोकस होकर सुनिएगा। लेट से पेरोल आउटसोर्स हुआ है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि जो भी वो प्रोसेसिंग कर रहा है पेरोल की, उसमें कोई बंदे को, ऐसे बंदे को पैसे ना चले जाएं जो कि कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, यानी कंपनी का यूजर एंटिटी का एम्प्लॉय ना हो, उसको पैसे चले जाएं। तो ये क्या मकसद है, यानी पेमेंट शुड ओनली बी मेड टू एक्चुअल एम्प्लॉय, फेक एम्प्लॉयज ना हो। अच्छा ये तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इसके ऊपर इदारे ने कंट्रोल क्या लगाया होगा। अच्छा ये किसने लगाया होगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। कि भाई जो मास्टर फाइल है पेरोल की, सही है, उसमें एडिशन के राइट्स लिमिटेड है। यानी उसके अंदर सिर्फ एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो ऐड कर सकता है। यानी अगर कोई नया बंदा ऐड हुआ, यानी नया एम्प्लॉय आया, तो मेरी जो बात समझिएगा, यूज़र एंटिटी है वो उसको इन्फॉर्म करेगी कि भाई ये नया बंदा आया है, इसका इतना पे पैकेज है, ये सारी चीज़ें। उस बंदे की एंट्री कोई भी बंदा नहीं कर सकता। उस बंदे की कोई बंदा एंट्री करेगा भी तो उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगी, वरना वो ऑप्शन फ्रीज होगा, किसी और को ऐड करने का इख्तियार नहीं होगा। सर दिस इज द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कि किसी एक अनऑथराइज बंदे को पैसे नहीं जाए, उसके ऊपर कंट्रोल ही लगा हुआ है। ये किसने लगाया है, सर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है, ताकि उसकी प्रोसेसिंग सही हो। प्रोसेसिंग सही होगी तो रिजल्टिंग अमाउंट सही आएगी, रिजल्टिंग अमाउंट सही आएगी तो वो रिकॉर्ड भी सही होगा। अच्छा यानी इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखें, वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, वो कंट्रोल बता रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि टाइप 1 रिपोर्ट मुझे मिल रही है,
समझने के लिए, तो एटलीस्ट मुझे कंट्रोल के मकसद और कंट्रोल तो पता लग जाएगा कि हाँ यार ये कंट्रोल्स लगाए गए हैं इन मकसद को अचीव करने के लिए, कि भाई अनऑथराइज बंदे को पैसे नहीं जाएं। अब लेट से एक और ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि भाई पैसे सिर्फ उस बंदे को उतने मिलें जितना उसने काम किया है, यानी अमाउंट शुड बी पेड टू द इंडिविजुअल ओनली फॉर द वर्क ही हैज डन एंड परफॉर्म्ड। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव मेरा यही है ना, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव यही है ना कि अमाउंट शुड बी पेड ओनली फॉर द वर्क डन। उसके लिए कंट्रोल क्या होगा कि भाई जो हमारे आवर्स वर्क हैं वो टाइम इन टाइम आउट से निकल के आए, टाइम इन टाइम आउट से निकल के आए, ये कंट्रोल लगाया हुआ है। अच्छा, फिर टाइम इन टाइम आउट कौन बताएगा, या तो इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा कि क्लॉक इन क्लॉक आउट का एक मशीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने एंटिटी में लगाई होगी, यूजर एंटिटी में, या तो यूजर एंटिटी ने खुद लगाई होगी, वो डेटा प्रोवाइड करता होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये कंट्रोल्स है क्योंकि उसके अलावा सैलरी प्रोसेस नहीं हो सकती। दीज आर ऑल द कंट्रोल्स, दीज आर ऑल द कंट्रोल्स। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर यही कंट्रोल इदारा यूजर एंटिटी लगा रहा है तो ये कंट्रोल यूजर एंटिटी के एंड पे है, और यही चीज़ ऑटोमेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है, तो ये कंट्रोल्स किसके एंड के ऊपर है सर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के एंड पे है। अच्छा, अब कहता क्या टाइप वन रिपोर्ट में, टाइप वन रिपोर्ट अगर आपको मिलेगी ना, तो जो सर्विस ऑडिटर है वो आपको बोलेगा भाई मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के ऊपर और उसके ऊपर लगाए गए कंट्रोल्स के ऊपर, और सर्विस ऑडिटर सिर्फ ये बताएगा कि क्या इस साइकिल के लिए, पेरोल साइकिल के लिए, क्या ये डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल सही हैं या नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है कि कंट्रोल का मकसद कुछ और हो, जो कंट्रोल लगा हुआ हो जो उस मकसद को अचीव ही नहीं कर रहा हो, कंट्रोल लगा हुआ हो और उस मकसद को अचीव ही नहीं कर रहा हो, यानी डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल सही होना चाहिए कि सही है भाई, एक रिस्क, एक मकसद है कि भाई किसी अनऑथराइज बंदे को पेमेंट ना हो, पर जो कंट्रोल लगाया गया हो वो उस मकसद को क्या कर रहा हो, अचीव कर रहा हो। तो आए देखते हैं ये क्या कहता है। बोलता है टाइप वन जो रिपोर्ट है वो डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स बताता है एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताता है, डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन ऑफ बताता है एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स की। आगे, आर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल, यानी उसी के ऊपर कंट्रोल्स दैट हैव बीन डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड एट अ स्पेसिफाइड डेट, यानी किसी डेट पे रिपोर्ट होगी ना तो उस वक्त तक उसने वेरीफाई किया होगा, ऐसा ही है। आगे, a report by the service auditor, reasonable assurance that include service auditor's opinion on the description of service organization systems, control objective and related controls, the suitability of the design of the control to achieve the specified control objective। यही मैंने बात बताई। पर इसमें याद करें, आप देखें, वो ये नहीं बता रहा मुझे कि क्या कंट्रोल ऑपरेट भी हो रहे थे नहीं हो रहे थे, उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं किए। ये बात याद रखिएगा, उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं किए। यानी सर टाइप वन रिपोर्ट में वो आपको सिर्फ ये बता देता है कि कंट्रोल इस साइकिल के ऊपर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ये थे, कंट्रोल्स ये थे, उसकी सूटेबिलिटी बता दी कि हाँ यार क्या ये इस मकसद के लिए कंट्रोल सही है या नहीं है, क्या वो मेरा मकसद अचीव कर रहे हैं कंट्रोल जो मैंने लगाए हैं। उसने हरगिज़ ये नहीं बोला मुझे कि हाँ भाई मैंने कंट्रोल को टेस्ट भी किया है। यानी कि ऐसा होता ही नहीं, अगर टेस्ट करना होता तो क्या करता है वो, टेस्ट करना होता तो वो ये करता कि वो मैनुअली इंटरप्ट करके देखता सिस्टम को, यानी इंटरप्ट करके देखता सिस्टम को का मतलब ये है कि वो एक फेक ट्रांजैक्शन, डमी ट्रांजैक्शन इनपुट करके देखता, वो देखता कि क्या मैं उसमें इंसर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो देखता कि आज ऑटोमेटिकली सिस्टम से उठ के आ रहे नहीं आ रहे, उसने ये कंट्रोल चेक नहीं किए, टेस्ट नहीं किए, उसने सिर्फ ये बता दिया कि भाई हाँ ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, उस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंट्रोल सही लगाया व नहीं लगाया, दैट्स इट। इसके आगे उसका काम नहीं है। तो आप पे बोल रहा आप रिस्क असेसमेंट अपने हिसाब से करें, मैंने टेस्ट नहीं किया, पहली चीज। फिर बोलता है टाइप टू रिपोर्ट, अगर सर्विस ऑडिटर, जैसी बात है एग्रीमेंट हुआ था ना, मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि आप एग्रीमेंट भी रीड करते हैं कि यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या एग्रीमेंट है, वेदर के सामने वाली कंपनी ऑडिट करवा के सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट लेके देगी तो क्या वो वेदर टाइप वन होगी या टाइप टू होगी। और टाइप टू रिपोर्ट ये कहती है कि भाई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी बताएगा, उसके कंट्रोल भी बताएगा, डिजाइन और इंप्लीमेंट हुए होंगे और देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी। तो सर दोनों में फर्क क्या है, ऊपर भी कंट्रोल्स होंगे, बात समझिएगा। टाइप वन रिपोर्ट के अंदर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल और उसकी एडिक्वेसी कि क्या वो उस मकसद को अचीव करने के लिए कंट्रोल्स सही डिजाइन हुए हुए नहीं हुए हुए, डिजाइन की बात कर रहा है। यहाँ पे उसको एडिशनली वो टेस्ट भी करके बताएगा। आए देखते हैं, a report by the service auditor
Reasonable assurance that includes service auditor opinion on the service organization system, control objective and related controls, and the suitability of the design of the controls to achieve the specified control objectives and operating effectiveness of the control. A description of service auditor test of control and the result thereof, यानी वो फिर ये भी बताएगा कि जो मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए थे वो टेस्ट क्या किए थे और उन टेस्ट का नतीजा क्या आया. These are not agreed upon procedure, these are reasonable assurance report जो कि ISAE के तहत दी जाएगी. बात क्लियर है. तो सर इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं जिसमें आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट और टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट होती क्या है और लेते क्यों हैं. जज़ाकल्लाह.